हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड पे। आज मैं आप लोगों को बताने जाना हूँ एमएसए के पार्ट 4 वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसको अंदर रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के बारे में, जीआरआर स्टडी में टेक्निक्स क्या क्या हैं हम, और आज एवरेज और रेंज मेथड की टेक्निक्स को समझेंगे। उसके बाद जानेंगे कि एनडीसी क्या होती है, एनडीसी जीआरआर स्टडी के अंदर कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, और उसके कुछ जो क्राइटेरियाज़ हैं जीआरआर और एनडीसी के, उसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमारा क्या है कि जीआरआर क्या है। तो जीआरआर हमें बताता क्या है कि एक सिंपली सी है, ये जीआरआर एक गेज रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात करता है, जो कि हमें एक इवेलुएट करके देता है। एक मेथड बोल सकते हैं आपको, या एक तरीका बोल सकते हैं, जो हमको एक अपने मेजरिंग सिस्टम में, जो भी हमारा मेजरमेंट सिस्टम है, उसके अंदर आने वाले गैप्स जो रिपीट होते हैं या फिर जो दोबारा रिप्रोड्यूस होते हैं, उनको कैलकुलेट करता है बाय बेस ऑफ डाटा, और उनको कैलकुलेट करके आपको वहाँ पे एक वैल्यू शो करेगा कि आपकी कितनी परसेंट वहाँ पे जो रिपीट हो रही है डाटाज, और कितनी रिप्रोड्यूस हो रही है, कितने गैप्स आ रहे हैं, वो आपको जीआरआर स्टडी के अंदर शो होगा। हमें कब इम्प्रूव करना है अपने मेजरिंग सिस्टम को, वो हमारा वहाँ पे आपको जीआरआर स्टडी के अंदर सिंपली सी बात को यहाँ पे समझाने की कोशिश की जाती है। तो यही यहाँ पे कहना भी चाह रहे हैं कि जीआरआर जो होता है इज़ ए मेथोडोलॉजी यूज टू डिफाइन द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन मेजरमेंट डाटा ड्यू टू मेजरमेंट सिस्टम। यही सी चीज़ को मैंने आपको अभी समझाया कि जो भी हमारा मेजरमेंट सिस्टम है, हम उसको मेज़र करेंगे, उसके डाटास को अपने मेजरमेंट सिस्टम के थ्रू जो भी अमाउंट ऑफ वेरिएशंस होंगे उनको स्टडी करते हैं, उनके गैप्स को समझेंगे, कितना रिपीट हो रहा है, कितना रिप्रोड्यूस हो रहा है ऑन द बेस ऑफ डाटा, और हम उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन ले रहे हैं, उस पर हम जीआरआर स्टडी के लिए हेल्प लेते हैं यहाँ पे। तो आगे समझते हैं कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस इसलिए है कि जो कंपेयर करेंगे हम वेरिएबिलिटी को टोटल वेरिएशन में, जो भी हमारे जो टोटल वेरिएशन हो रहा है, कितना हमारा गैप्स आ रहे हैं, उसको जो मेजरमेंट सिस्टम के अंदर हमारा जो क्राइटेरियाज होते हैं कि लेस देन 10% होना चाहिए, 20% होना चाहिए, 30% होना चाहिए, उससे हमें जो प्रोसेस है और प्रोडक्ट है उनके चेंज में इम्प्रूव करते हैं हम। किसके हेल्प से? जीआरआर स्टडी के हेल्प से। उसमें अगर ज़्यादा गैप्स होंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोसेस ख़राब होगा, प्रोसेस ख़राब होगा तो प्रोडक्ट भी ख़राब होगा। तो ये इफ़ेक्ट हमारा कहाँ पे करेगी? क्वालिटी पे और मेजरमेंट सिस्टम पे। इससे हमें क्या पता चले कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम जो है वो फेल है, मतलब वो उतना अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, जो कि हमें एक अच्छा प्रोसेस और अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करके दे सके। सो इसीलिए ये जीआरआर स्टडी हमारा इम्पोर्टेंट रखता है। आइए समझते हैं कि हम जीआरआर बोल तो रहे हैं, लेकिन उसके मीनिंग्स क्या होते हैं, उनके बेसिक डिफरेंस कहते हैं। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन कोई होंगे नए जिनको ये समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं उनके लिए दोबारा से इसको स्टडी के लिए बता देता हूँ कि रिपीटेबिलिटी क्या होती है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है। जब हम रिपीटेबिलिटी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे इक्विपमेंट वेरिएशन की बात करते हैं। मतलब हमारे पास पर्सन होगा, एक पर्सन होगा, एक पार्ट होगा और एक टूल होगा, कोई भी चेंज नहीं होंगे तीनों में। तो जब वो मेज़र करेगा जीबी डाटा, उसके अंदर जो वेरिएशंस आएंगे और जो भी वैल्यूज रिपीट होंगे, उसी को हम यहाँ पे रिपीटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। यानी उसी को हम रिपीटेबिलिटी कह रहे हैं कि एक वैल्यू को मेज़र करने के बाद, मान लीजिए कि हम किसी वैल्यूज़ को 10 बार मेज़र करते हैं, तो मेज़र करते मैंने कोई एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है उस 10 मेजरमेंट के अंदर, वहाँ पर हम रिपीटेबिलिटी को चेक करेंगे। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में क्या होता है कि हमारा जो पर्सन है वो चेंज हो जाएगा। तो मतलब एक अप्राइज़र जो है, जो उसको मेज़र करेगा, वो पर पर्सन होगा। हम मान लीजिए ABC 3 पर्सन है, 3 पर्सन में से हम A को 10 बार मेज़र कराएं तो उसकी एवरेज कुछ आ रही है, B को मेज़र कराएं तो उसकी एवरेज कुछ और आ रही है, 3 से 10 बार मेज़र कराएं तो उसकी एवरेज कुछ और आ रही है। जो तीनों के एवरेज में जो गैप्स आ रही है ना, उसके यहाँ पे हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी को बता रहा है। तो यहाँ पे वही कहना चाह रहा है कि जो वेरिएशन है
हम उसको चेक करेंगे अपने मेजरमेंट्स के थ्रू, अलग अलग आदमियों को चेक करवा के अपने मेजरमेंट टूल के थ्रू, ठीक है। तो ये आपको रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया। आगे समझेंगे कि जीआरएस स्टडी के जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। अभी तो 3 टेक्निक्स होते हैं जीआरएस स्टडी के अंदर। आज मैं आपको एवरेज और रेंज के बारे में बताऊंगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में एनोवा के बारे में बताऊंगा। और जो फर्स्ट में रेंज मेथड, अगर आपको नेसेसरी लगेगी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसके बाद मैं ये रेंज बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं एनोवा और एवरेज के बारे में आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीआरएस स्टडी में हम एवरेज और रेंज मेथड को समझते हैं। तो पहले स्टार्ट हम प्रोसेस से करते हैं कि सैंपल हमको सेलेक्ट करनी है, जो कि कम से कम 10 होनी चाहिए, 10 के बराबर होनी चाहिए। सैंपल सेलेक्ट करने के बाद हम उस पर कुछ मार्किंग कर देंगे 1 से लेकर 10 तक की, जो कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो अप्राइज़र को नहीं पता होना चाहिए, मतलब जिससे हम इस जो नंबर ऑफ़ पार्ट्स है, जो 10 पार्ट्स है, हम जिनसे वो चेक कराएंगे उनको ये नहीं आइडेंटिफाई होना चाहिए कि 1 नंबर वाला पार्ट कौन सा, 2 नंबर वाला पार्ट्स कौन सा है, 3 नंबर वाला पार्ट्स कौन सा है। इससे क्या होगा कि वो जो वैल्यू मेज़र करेगा वो याद करने की कोशिश करेगा, अगर उसे पता होगी तो ये चीज़ के लिए जो गैप्स होंगे वो मतलब एरर हो जाएगा, बायस हो जाएगा। इसी वजह से हम उसको विजिबल नहीं करेंगे। जो अप्राइज़र होगा कहीं हम अलग से उसको सेपरेट नोट करके रख सकते हैं। जो सिलेक्शन होगा अप्राइज़र का, हमें जिनसे करवाना है उसकी सिलेक्शन करनी है। कौन से मेजरमेंट इस इक्विपमेंट से यूज करने हैं, मान लीजिए हम वर्नियर या फिर माइक्रोमीटर या हाइट गेज जो यूज करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं, या आपके पास जो भी है उससे यूज कर सकते हैं। जो मेजरिंग आप मेजरिंग इक्विपमेंट चेंज नहीं करेंगे बीच बीच में, जो है एक ही मेजरमेंट इक्विपमेंट यूज किया जाएगा पूरे स्टडी में। डिसाइड करना है हमें कि हम 2 ट्रायल्स लेंगे या 3 ट्रायल्स लेंगे। तो 3, मेरा मानना रहे कि आप 3 ट्रायल्स लो, ताकि इससे जो वैल्यूज़ होंगी, जो डाटाज होंगे, वो हमारे स्टडी को और क्लियरिफिकेशन देगी कि जो अच्छे तरीके से हम स्टडी कर पाएंगे कि क्या गैप्स आ रहे हैं और क्या नहीं आ रहा है। इतना करने के बाद हम डाटा कलेक्शन शीट पर उसके जो डाटाज होंगे, जो मेज़र करेगा, उसको मॉनिटर करके लिखते जाएंगे और उसको नोट डाउन करते जाएंगे। और उसको नहीं पता होना चाहिए, एक ब्लाइंड मेजरमेंट प्रोसेस है कि हमारा कितनी वैल्यू जा रही है, उसे नहीं बतानी है, वो हमें बताते जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए चलते हैं हम सीट पे हम समझेंगे कि जो डाटा कलेक्शन की जो प्रोसेस है उसको किस तरीके से स्टडी करता हूँ। मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ कि ये पूरा एक सीट है जिस पे हम अप्राइजर्स के डाटा को नोट डाउन करेंगे। तो ए, बी और सी, यहाँ पर 3 दिख रहे हैं आपको, 3 अप्राइजर, मतलब 3 पर्सन है, ए पर्सन, बी पर्सन और सी पर्सन। 3 पर्सन को 3 ट्रायल करने हैं, मतलब 3 बार मेज़र करेगा। कितने पार्ट्स को? 10 पार्ट्स को। 10 पार्ट्स हमने कलेक्ट किया था, 10 पार्ट्स को 3 बार कलेक्ट किया, यानी हमारे पास 30 डायमेंशंस आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, क्लियर। तो सेम इसी तरह बी में भी हो जाएगा, सी में भी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इनकी एवरेज की बात की जाएगी। यहाँ पे एवरेज कैसे कैसे लेनी है और रेंज कैसे कैसे लेनी है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, एक का समझा देता हूँ, उससे सेम चीज़ वहाँ नीचे तक ही हुआ है। तो फर्स्ट में हम क्या देखेंगे कि एक पार्ट जब मेज़र कर रहे हैं हम, तो एक पार्ट जब फर्स्ट ट्रायल 1 देगा तो इसमें क्या करेगा कि फर्स्ट ट्रायल में 1 से लेकर के 10 पार्ट की वैल्यू यहाँ पे मेज़र कर देगा, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड ट्रायल देगा तो फिर दूसरी बार भी कर देगा रैंडमली। उसके बाद तीसरा ट्रायल करेगा तो 3 बार यहाँ पर उसने अपनी वैल्यूज़ दे दिया। तो टोटल आपके पास 30 डायमेंशंस आ गए। अब एवरेज की बात कर रहे हैं, तो 1 नंबर पार्ट का एवरेज आपको वर्टिकली यहाँ से निकल जाएगा। एवरेज सिंपल है, आपको भी पता है कि क्या फार्मूलाज होते हैं, वो बताने की नीड है नहीं यहाँ पे। दूसरा हमारा इसी तरीके से इसका वर्टिकल एवरेज क्या हो जाएगा, सेकंड थर्ड पार्ट का एवरेज क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट का एवरेज क्या हो जाएगा, ऑन सो ऑन। यहाँ पर 10 पार्ट्स तक की एवरेज निकल जाएगी। उसके बाद फिर हम रेंज लेंगे। रेंज की जो मैक्सिमम और मिनिमम के जो डिफरेंस होता है, यानी पार्ट 1 में जो 3 ट्रायल किए हैं इनका जो मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ शो करेगा। इसी तरह सेकेंड पार्ट का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे शो करेगा। मैक्सिमम माइनस मिनिमम करके जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे शो करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम रेंज भी निकाल लेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर इस साइड वाले कॉलम में। इसमें भी हम यहाँ पर एवरेज ली जा रही है, मतलब ट्रायल 1 में 1 से लेकर 10 के बीच का एवरेज क्या आ रहा है वो यहाँ शो हो रहा है।
सेकेंड ट्रायल के जो 1 से 10 के बीच का जो एवरेज है वो यहाँ शो हो रहा है, और थर्ड ट्रायल का एवरेज यहाँ शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एक्स बार ए, यानी इस एवरेज का एवरेज कितना आ रहा है वो यहाँ पे शो होगा एक्स बार ए में, मतलब एवरेज का एवरेज यहाँ पर इस बार में शो होगा, वो यहाँ से यह निकाल देंगे। उसके बाद रेंज की बात कर रहे हैं, आर बार ए निकालेंगे। इस आर बार ए में क्या हो रहा है कि जो रेंज हम पार्ट वाइज निकाले थे, अब टोटल रेंज का भी एवरेज निकालना है। ठीक है, तो टोटल रेंज जो हो गया उसका एवरेज क्या आ रहा है वो यहाँ पे निकल जाएगा। ये सिंपल फार्मूला है, एवरेज निकालने की फार्मूला कितने नंबर ऑफ जो हमारे डायमेंशन हो गए अपॉन जितने नंबर ऑफ इसके जो पार्ट्स हो गए, मान लीजिए 10 है, और इनका टोटल सम करके वहाँ आप इस तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं। जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं एवरेज के, कुछ नया नहीं है इसमें। तो इसके बाद ये एक्स बार ए निकल गया, आर बार ए निकल गया, इसी तरह एक्स बी निकल गया, आर बार बी निकल गया। 3 ट्रायल्स के हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर ली। अब हम नीचे आ जाते हैं कि पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पार्ट एवरेज क्या होता है? पार्ट एवरेज में जब हम यहाँ पर 1 नंबर पार्ट का एवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा स्टार्टिंग एवरेज 1 नंबर का एवरेज, फिर यहाँ पर हो जाएगा ये 2 नंबर पार्ट, ये दूसरे अप्राइज़र का जो एवरेज आ रहा है यहाँ हो जाएगा, और तीसरे अप्राइज़र का जो एवरेज आ रहा है पार्ट 1 के लिए वो यहाँ हो जाएगा। इन तीनों का एवरेज यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ तक 10 एवरेज निकल गया हमारे लिए। इसके बाद हम यहाँ पर जो निकलने के बाद एक्स डबल बार निकालेंगे। एक्स डबल बार क्या होगा? आपका जो पार्ट एवरेज जो टोटल निकला है इनका एवरेज यहाँ पर शो हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और आरपी यानी रेंज ऑफ पार्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेंज ऑफ पार्ट्स कैसे निकलेगा? इन जो 10 के जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी उसके डिफरेंस को यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरीके से आप आरपी कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इसके बेसिक फार्मूलाज पे, जो कि सिंपली इसमें नोट डाउन है कि किस तरीके से क्या क्या निकाली जाती है। अब हम आर डबल बार की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आर डबल बार किस तरीके से कैलकुलेट करना है मुझे। तो आर डबल बार का यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, आर बार ए प्लस आर बार बी प्लस आर बार सी अपॉन नंबर ऑफ अप्राइजर्स, जो कि हमारे पास 3 है। ये इस तरीके से फार्मूला सेम डाटा जो प्रीवियस सीट से उठा करके कैलकुलेट कर दिया गया और यहाँ पे आर डबल बार निकाल दिया गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक्स डिफरेंस निकालेंगे। एक्स डिफरेंस बार की बात कर रहे हैं, तो टोटल जो सीट है उसमें मैक्सिमम एक्स बार माइनस मिनिमम एक्स बार की बात कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमम एक्स बार और मिनिमम एक्स बार कहाँ से लिया गया, जो कि हमको एक्स डिफरेंस बता रहा है, ये आपको यहाँ से लिया गया। मैं बता देता हूँ, ये एक्स बार ए, एक्स बार बी और एक्स बार सी, इन तीनों जो वैल्यू है इनका बीच में जो एवरेज आ रहा है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, वहाँ पे एक्स डिफरेंस ये आपको कैलकुलेट हो रहा है। आप चेक कर लेना इसको। उसके बाद हम यहाँ पर एक स्टार मार्क में दिया हुआ है कि UCLR निकालना है। ये आपको एक्चुअली इसीलिए बोल रहा है कि यहाँ पर नोट डाउन में दिया हुआ है कि UCLR क्या आपको लिमिट कर रहा है, जो लिमिट ऑफ इंडिविजुअल रेंज जो आ रही है उसको यहाँ पर UCLR शो कर रहा है, जो कि आप कंट्रोल चार्ट्स के वीडियो में मेरे समझ सकते हैं कि UCLR और LCR किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जब हम इसकी चार्ट्स बनाएंगे तो वहाँ पे हमें जो पॉइंट्स और वैल्यू जो डिफरेंस होगा, जो लिमिट्स और लाइंस के अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लाइंस के जो क्रॉस करेंगे उसको विजुअलाइज करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए यहाँ पर इस वैल्यूज़ की कैलकुलेशन की जा रही है। जो भी अगर आउट ऑफ लाइन जाएगा तो उस पर हम स्पेशल कॉज के तौर पे एक्शन लेकर के उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर UCLR के फार्मूलाज क्या है कि आर डबल बार मल्टीप्लिकेशन ऑफ D4 की वैल्यूज है 2.4। D4 क्या है फ्रेंड्स? आर डबल बार तो आप यहाँ से ले लोगे। D4 क्या है? D4 एक कांस्टेंट टेबल है जो कि इसके MSA के स्टडी में दी गई है कि D4 एक कांस्टेंट टेबल है। कितने ट्रायल्स के लिए? 2 ट्रायल्स के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि आप यहाँ पर 3.27 ले सकते हैं और 3 ट्रायल्स के लिए आप ले सकते हो 2.58। ये कांस्टेंट है, इस पर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, ये कांस्टेंट लिया गया जो मैनुअल्स के थ्रू दी गई है। तो आप इसको लेके स्टडी कर सकते हो।
स्टडी करने के बाद आप यहाँ पे निकाल के UCL क्लोज कर दोगे। ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन होने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पर हम GRR के जो परसेंटेज है उसको समझेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जिस चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं उसका बेसिक तो डिफ़ाइन कर ही सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लिया है कि आप किस पार्ट को कर रहे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, मतलब कौन से डायमेंशन को मेज़र कर रहे हो, किस गेज से कर रहे हो, गेज नंबर, नेम वगैरह किस टाइप का गेज है वो, और किस डेट के कर रहे हो और कौन इसको कर रहा है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। जो डाटा शीट से हम यहाँ पे सारा चीज़ कैलकुलेट किए थे, R+, X डिफरेंस और RP ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है। तो वो इस सीट पर लेके हम आगे स्टडी करते हैं। तो आगे चलते हैं हम रिपीटेबिलिटी की फार्मूलाज पे। सिंपली बेस पे हम यहाँ पे फार्मूलाज पे ही बात करेंगे और इसमें कुछ भी नहीं है। और उसके जो वैल्यूज़ हैं उनको हम किस क्राइटेरिया पे समझते हैं उसको समझेंगे। तो रिपीटेबिलिटी हमें क्या बताता है, इक्विपमेंट वेरिएशन। इसके फार्मूला है R⋅ इंटू K1। तो R⋅ आप पीछे निकाल चुके हैं, उससे ले लेना। और K1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको शो कर रही है। K1 क्या होता है, 1/d2। अब d2 क्या है, एक कांस्टेंट है। d2 भी एक उसका एक टेबल दिया गया है अलग से, उसकी वैल्यूज़ को डायरेक्ट यहाँ पर इन्वर्स ऑफ d2 हो जाएगा। तो ये आपका K1 का वैल्यू हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे जो ट्रायल लिए हैं उनकी वैल्यूज़ ऑलरेडी दी रहती है। आप इसको सिर्फ यहाँ पे पुट डाउन करके EV निकाल सकते हो। अगर आपको जानना है कि K1 कैसे आ रहा है, K2 कैसे आ रहा है और K3 कैसे निकाली जा रही है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट अलग से करने पड़ेंगे। सोच समझते हैं, नहीं तो आप इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप नोट डाउन करके ट्रायल्स और 3 पे बेस पे यहाँ पे मैंने दे रखा है, आप यहाँ से आराम से उसको पुट डाउन करके निकाल सकते हो। EV का फार्मूलाज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप निकाल लोगे K1 का वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके। अगर हम 3 ट्रायल कर रहे हैं तो हमारा पॉइंट का वैल्यू आ जाएगा 0.059, जो यहाँ लिया गया है और यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है। इसी तरीके से रिप्रोड्यूसिबिलिटी निकलेगी हमारी। इसकी जो फार्मूला है, √X डिफरेंस इंटू K2 का होल रूट और माइनस EV इंटू NR। NR क्या है और EV क्या है, K2 क्या है, उसको समझ लेते हैं। X डिफरेंस बार आपको कैलकुलेट कर चुके हैं बैक में। अब K2 क्या है हमारा, K2 के वैल्यू यहाँ पर 1/d2 ही होगा, लेकिन उसके अलग अलग वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे आप अप्राइज़र के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं कि हमारे 3 अप्राइज़र हैं, तो 0.52 की वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन कर दो। और EV हमने यहाँ अभी निकाला है तो इस पे वैल्यूज़ डाल देंगे। N हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स है, 10 पार्ट्स यूज़ किए गए हैं। और R हमारा यहाँ पे ट्रायल्स है, तो 3 ट्रायल्स लिए गए हैं। तो ये कैलकुलेट हो गई यहाँ पे EV भी, इसकी वैल्यूज़ भी आ गई। उसके बाद हम जानेंगे कि GRR की वैल्यूज़ कितनी आ रही है। GRR क्या हो गया, √ऑफ EV और AV, इनका स्क्वायर रूट का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लिए। और उसके बाद हम चलते हैं पार्ट वेरिएशन। पार्ट वेरिएशन की फार्मूलाज क्या है, RP इंटू K3। अब यहाँ पर K3 कांस्टेंट है, RP आप प्रीवियस सीट में निकाल चुके हैं, वहाँ से आप पुट डाउन कर देंगे। और K3 क्या है, K3 यहाँ पर हम नंबर ऑफ पार्ट्स अगर 10 यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगा 0.3146 और इसको कैलकुलेट करके निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से टोटल वेरिएशन हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। √स्क्वायर ऑफ GRR स्क्वायर रूट ये हो गई और PV का वैल्यूज़ ये हो गया। इस तरीके से नोट डाउन करके टोटल वेरिएशन में निकल जाएगा। इतने सारे कैलकुलेशन करने के बाद हम चलेंगे इसके परसेंटेज पे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें परसेंटेज ही शो करेगा कि कितने परसेंट के क्राइटेरियाज पे ये मीट कर रहा है। तो EV की परसेंटेज निकालेंगे। इसमें क्या हो रहा है EV की परसेंटेज में, तो EV की परसेंटेज क्या कर रही है, हमें किसकी परसेंटेज निकाली, टोटल वेरिएशन में इक्विपमेंट वेरिएशन कितना हो रहा है इसकी निकाली है ना। तो टोटल वेरिएशन में इक्विपमेंट वेरिएशन कितना हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100, ये निकल जाएगा। यानी 100% में से आपका 17% EV है, मतलब इक्विपमेंट वेरिएशंस की वजह से 17% आ रहा है। और अप्राइजर वेरिएशन कितना है, उसी तरीके से 100% अप्राइजर में से जो 100% जो वेरिएशन हो रहा है उसमें से अप्राइजर की जो परसेंटेज है वो 20% आ रही है। तो इक्विपमेंट वेरिएशन का परसेंटेज निकल गई, अप्राइजर परसेंटेज की, अप्राइजर वेरिएशन की भी परसेंटेज निकल गई। उसके बाद हम GRR की परसेंटेज भी निकाल लेंगे। इसी बेस पे कैलकुलेट करके हमारा GRR आ रहा है 26.68%। अब ये जो वैल्यू है यही हमें शो करेगा कि हमारा जो मेजरमेंट सिस्टम है
वो एक्सेप्टेबल है, यानी वो चलने लायक है, आगे हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं या हमें उसे बेटर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये वैल्यूज़ के क्राइटेरिया मैं आपको आगे समझाऊंगा। उसी तरीके से पीवी निकलेगा, पार्ट वेरिएशन, जो कि 96% हो रहा है, और इसी तरीके से एनडीसी निकलेगी। अब एनडीसी को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इन दोनों क्राइटेरियाज़ को आपको अच्छे से समझा दूंगा कि इनके क्राइटेरियाज़ क्या है एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल के लिए। तो एनडीसी को समझते हैं कि एनडीसी क्या कहता है। नीचे यहाँ लिखा हुआ है कि एनडीसी इज़ द वन ऑफ द क्राइटेरिया used by the MSA to determine the sensitivity of the measuring equipment। तो मेजरिंग इक्विपमेंट की जो सेंसिटिविटी है उसको एनडीसी शो करता है, यानी ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, मतलब जो हमारा टोटल मेजरमेंट, जितना भी हमने पार्ट्स को मेजर किया वो कितने अलग अलग प्रकार के वैल्यूज शो कर रहा है, जिनको हम यहाँ पर मेजरिंग, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, अगर सपोज कोई एक वर्नियर है वो कितने टाइप्स के, कितने अलग अलग प्रकार के वैल्यूज़ को मेज़र कर सकता है, वही यहाँ पे हमारा एनडीसी बता रहा है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेजरमेंट वैल्यूज़, कितने अलग अलग प्रकार के, मतलब मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, अलग अलग क्राइटेरियाज़ के होने चाहिए, मतलब अलग अलग कैटेगरीज के होने चाहिए। तो यहाँ पर एनडीसी जो बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, वो कम से कम आपका 5 से ऊपर क्राइटेरिया होना चाहिए। मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो ये चीज़ समझ में आया कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी मतलब कितने अलग अलग प्रकार का कोई एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको वैल्यूज़ प्रोड्यूस कर रहा है, यानी मेज़र कर रहा है, जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, वही यहाँ पर एनडीसी का वैल्यू शो किया गया है, जो इस मेजरमेंट सिस्टम के थ्रू यूज किया गया है। इसके फार्मूलाज ये हैं कि 1.4 अपॉन पीवी, 1.4 इंटू पीवी अपॉन GRR। इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट होने के बाद सारी चीज़ें निकल के 5 आ रही है। तो यानी आप इस मेजरमेंट में जो यूज किया गया इंस्ट्रूमेंट वो 5 अलग अलग प्रकार के वैल्यूज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। 5 अलग अलग प्रकार की वैल्यूज़ आप मेजर कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे समझता हूँ कि इसके क्राइटेरियाज़ क्या क्या हैं। एनडीसी के क्राइटेरियाज़ को समझते हैं। अगर एनडीसी की जो वैल्यू वो 5 से ज़्यादा आती है तो आपका मेजरमेंट जो इक्विपमेंट है वो ओके है, एक्सेप्टेबल है, उसको आप कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। अगर कम आ रही है 5 से तो वो मेजरमेंट इक्विपमेंट हमारा ओके नहीं है, मतलब उसे और ज़्यादा सेंसिटिविटी, मतलब कम यूज़ हो रही है, तो वो सही में आपके लिए वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो ख़राब है। आप उसको मतलब रिपेयर करा के, उसको ठीक करा के, या फिर आप उसको चेंज कर दो, दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करो। तो वो यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है एनडीसी के लिए, कि हम इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को ही चेंज कर देंगे। मैं बात कर रहा था GRR क्राइटेरियाज़ की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 26.68 वैल्यू जो आ रहा है, ये हमें आगे इसके क्राइटेरियाज़ को समझना है कि ये हमारे जो पूरी कैलकुलेशन और स्टडी हुई है ये हमें क्या शो कर रहा है। तो वो 26% हमारा किस क्राइटेरियाज में आ रहा है, ये सेकेंड वाले येलो वाले में। तो इसमें हमारा क्या है कि अगर लेस देन 10%, अगर 10% तक या लेस देन 10% होती है जो वैल्यूज आ रही है, ये जो 26.68 आ रहा है, ये लेस देन अगर 10% होता तो हमारा जो मेजरमेंट सिस्टम है वो एक्सेप्टेबल होता, माना जाता कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम अच्छा है, हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे, इसमें कुछ फर्दर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका लेस देन 10 से 30% के बीच में आता है, जो कि अभी आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन एंड कॉस्ट फैक्टर पे, बट हमें इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्राइटेरियाज क्या कर रहा है, अगर 30% से ज़्यादा आ रहा है तो हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, हमें बिल्कुल ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अपने जो मेजरिंग सिस्टम है, हमारे यहाँ मेजरमेंट सिस्टम्स है, उसको बेटर बनाने की आवश्यकता है। सो गाइज, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि GRR किस तरीके से की जाती होगी, और मैंने काफ़ी कोशिश की है कि GRR स्टडी में टोटल चीज़ों को एवरेज और रेंज मेथड के अंदर आपको समझाने का प्रयास किया।
सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आप लोग एनोवा मेथड पे बनाऊंगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।